ऑल ऑफ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो मैं दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स ड्रॉ करता हूँ। एक ये ड्रॉ किया मैंने छोटा सा, और उसको सराउंडिंग करते हुए एक दूसरा मैंने बड़ा सा स्फेयर ड्रॉ कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर दूं कि टू कंडक्टिंग conducting and concentric cells of radius, दोनों का अलग अलग कुछ मान लेते हैं। रेडियस अंदर वाला जो स्फेयर है उसको ए बोलते हैं, बाहर वाले को बी बोलते हैं। आर ए इज इक्वल टू मान लेते हैं कि आर है, एंड आर बी जो बाहर वाला है उसका मान लेते हैं 4 आर है। ओके, स्फेयर या सेल बी is given a charge q प्लस q चार्ज उसको दे दिया गया। ओके, एंड देयर आफ्टर द क्वेश्चन इज के इसको हम लोग बी को, सॉरी दी जो इंटरनल वाला स्फेयर है ए को अर्थ कर दिया जाता है। देन ए इज अर्थेड, उसका अर्थिंग कर दिया जाता है, इट इज अर्थेड। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज flown from the earth to the cell A। ऑब्वियसली जिसको अर्थ से कनेक्ट किया जा रहा है उसी में फ्लो होगा। जो स्फेयर बी है वो तो आइसोलेटेड है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू the earth, it is neither connected to earth nor connected to the sphere A, so therefore when A is connected to the earth, तो obviously इसमें क्या है कि चार्ज का आंसर आएगा हमारे को कुछ, जिससे पता चलेगा कि अर्थ से स्फेयर में आ रहा है कि स्फेयर से अर्थ में जा रहा है। तो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को आप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल भी हमने बल्कि इससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, मैंने पूरा उसको डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दिया था उसका। तो आई थिंक you may try, so take 2 minutes to try and then I'll explain so anybody can understand thereafter. Just take 2 minutes. Yeah. Okay. So ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये मान लेंगे कि यहाँ तो ये चार्ज गिवन है, प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू
और ऑब्वियसली मेटालिक है तो ये पूरा उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दिस प्लस चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके. उसके बाद क्या हुआ है कि अंदर वाले स्फेयर को अर्थ कर दिया गया है. तो अर्थ करने से पहले ऑब्वियसली इस स्फेयर ए का पोटेंशियल था कुछ. वो पोटेंशियल हमको मालूम है कि जो बाहर एक्सटर्नल स्फेयर का पोटेंशियल सरफेस पे है वही पोटेंशियल इसके अंदर हर एक पॉइंट पे होता है. तो जब अर्थ कर दिया गया तो क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो होना है तो देयर मस्ट बी सम चार्ज फ्लो. एंड चार्ज फ्लो को जिसको ये वॉइस सुनाई नहीं पड़ रहा ना तो आपके मोबाइल में ये लिखा हुआ आ रहा होगा कि आप माइक को सिर्फ 2 बार प्रेस कीजिए अपने आप आपका साउंड ऑन हो जाएगा. माइक सिंबल को 2 बार या थोड़ा सा 1 सेकंड तक उसको प्रेस करके रखिए अपने आप साउंड ऑन हो जाएगा. ओके. तो हम मान लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन इनर स्फेयर बी q dash when it is earthed. When it is earthed. Okay. When it is earthed. तो अब आप देखिए कि हमने मान लिया कि यहाँ पे Q डैश चार्ज है जबकि इसको कोई चार्ज दिया नहीं गया. आप याद रखिए जो भी चार्ज दिया गया है वो आउटर स्फेयर को दिया गया है. इनर स्फेयर को कोई चार्ज पहले से नहीं दिया गया है. इसको अर्थिंग कर दिया गया है. तो अर्थिंग करने के बाद हमने मान लिया कि ओके इसके ऊपर चार्ज कुछ है. नहीं होगा तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि उस केस में तो जो लार्जर स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल है ठीक उतना ही पोटेंशियल इसके इनर वाले हर पॉइंट्स पे होगा. ओके. तो अब हम पोटेंशियल निकालते हैं. वी ए फाइंड आउट करते हैं. कैसे? जबकि यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे क्यू डैश है तो पोटेंशियल ऑफ ए ड्यू टू इट्स ओन चार्ज वो कितना होगा के क्यू डैश डिवाइडेड बाय उसका रेडियस देखिए यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो उसका रेडियस आर हो गया प्लस जो पोटेंशियल बाहर वाले का है वो उसका भी पोटेंशियल है तो उसका पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाय 4r. ये हो गया. तो हमने सिर्फ पोटेंशियल लिखा उसका. इनर स्फेयर का पोटेंशियल लिखा इस सिचुएशन में आफ्टर इट हैज बीन अर्थेड and we have assumed that there is a charge q dash on it. So its potential comes out to be kq dash divided by r plus kq divided by 4r. But हम जानते हैं कि in earthed situation, in earthed condition, in earthed condition va must be equal to 0. तो अगर उस कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि के क्यू डैश बाई आर प्लस के क्यू बाई 4r मस्ट बी इक्वल टू 0. अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ये के ये आर ये सब कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट यू गेट क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4. तो इसका मतलब सिचुएशन ये हुआ कि कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि इस इनर सरफेस पे जो फाइनली जो चार्ज है अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं ये है इनर स्फेयर ये है आउटर स्फेयर. आपके आउटर स्फेयर पे जो चार्ज है दैट इज प्लस क्यू और यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज माइनस क्यू बाई 4. और ये आपने अर्थिंग किया हुआ था तो अर्थिंग है. तो इस पे इनिशियली चार्ज जीरो था अर्थिंग करने के बाद क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया q/4 जो कि नेगेटिव है तो वो अर्थ से ही आया होगा. तो अर्थ से कितना चार्ज फ्लो किया वही उसका आंसर है कि -q/4. दिस इज द आंसर.
ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ सिंपल दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक जो स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेयर का ही है, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये एक स्फेयर ड्रॉ किया मैंने, फिर उसके बाद एक और मैंने बड़ा सा स्फेयर ड्रॉ किया। ओके। और ये दोनों ही कंडक्टिंग स्फेयर हैं, जिनके रेडियस, इसका रेडियस r है और ये बड़े वाले का रेडियस 2r है। ठीक है। इसको हमने प्लस q चार्ज दे दिया और इसको हमने माइनस 2q चार्ज दे दिया। ओके। क्वेश्चन है कि ये तो इनिशियल सिचुएशन है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, कि इनर स्फीयर के पास टोटल चार्ज प्लस q दिया गया है, एंड टू कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं ये, टू कंडक्टिंग सेल्स हैं ये। ओके। जिनका रेडियस r एंड 2r है। चार्जेस जो हैं वो q एंड माइनस 2q हैं। ओके। क्वेश्चन इसमें ये है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसका नाम छोटे वाले का नाम ए रख दिया, बाहर वाले का नाम बी रख दिया, बिटवीन ए एंड बी व्हेन चार्ज ऑन द inner sphere, when charge on the inner shell is doubled। ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे आप ये? तो मैं पहले तो हिंट्स दे दूं कि ये जो सिचुएशन इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टू कंडक्टिंग सेल्स आर एंड टू आर, इस पे चार्जेज जितना है, क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से शुरू है, फाइंड द पीडी बिटवीन ए एंड बी व्हेन चार्ज ऑन इनर सेल इज डबल। तो जस्ट हमें सिचुएशन को इस तरीके से देखना है कि यहाँ पे प्लस 2q चार्ज रखा हुआ है, तो इस पहले ये कितना रखा हुआ था उससे कोई मतलब ही नहीं है हमारे को। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हम वी ए निकालेंगे, फिर वी बी कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद वी ए में से वी बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टेप 1 में आपने वी ए निकालना है, स्टेप 2 में वी बी निकालना है, स्टेप 3 में आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी ए माइनस वी बी निकल जाएगा। और मैं जानता हूं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, सारे लोग इसको कर सकते हैं। अब जैसे मैंने किया भी था, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, कल भी बहुत सारे लोगों ने बाद में दोबारा भी डाउट पूछा था उसमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए। तो आपको मालूम है कि पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वो उसके ऊपर चार्ज है उसकी वजह से तो होगा ही, जो बी के ऊपर चार्ज है उसकी वजह से भी होगा। तो पोटेंशियल ऑफ ए मैं लिखने जा रहा हूं के इंटू 2q डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, ये लिख दिया मैंने। ये बिकॉज ऑफ चार्ज ऑन ए है, ये चार्ज के ए के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से ये पोटेंशियल लिखा।
और आप देखिए जो चार्ज बी के ऊपर है, तो बी के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तो उसकी वजह से तो उसकी वजह से हम इसका पोटेंशियल निकालने वाले हैं, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव होने वाला है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा के -2q डिवाइडेड बाय उसका रेडियस, दैट रेडियस इज 2r। तो ये तो आप देख लीजिए दोनों में सेम फिगर्स हैं, खाली डिफरेंस है, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये बच रहा है के क्यू डिवाइडेड बाई आर बच रहा है। तो वी ए का वैल्यू आपने निकाल दिया स्टेप 1 में। अब अगर हम वी बी निकालने की कोशिश करें, वी बी, तो वी बी जो है आप देखिए दोनों की वजह से होगा। तो इसका खुद जो अपना चार्ज है, वैसे ये लिख दिया मैंने कि दिस इज बी, ओके, ये बी की वजह से लिखा था। उसी तरीके से ये पोटेंशियल ऑफ बी निकालूंगा मैं सबसे पहले उसकी अपनी वजह से, तो अपनी वजह से उसका पोटेंशियल जो है के 2q और नेगेटिव साइन, क्योंकि उसके ऊपर खुद का चार्ज नेगेटिव है, डिवाइडेड बाई 2r। और फिर उसके बाद जो ए स्फेयर है उसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो प्लस है वो, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो के 2q। और आपको मालूम है कि यहाँ पे जो रेडियस होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग ए की वजह से बी के ऊपर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस निकाला जाएगा, तो लिखा जाएगा उसमें, तो दैट इज डिवाइडेड बाई 2r। तो अब क्या देख सकते हैं कि दिस इज वी बी इज इक्वल टू 0। वी बी आपने निकाला कि दिस इज इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल ऑफ अब पोटेंशियल ऑफ वी ए माइनस बी बी आपने करना है था, तीसरा स्टेप करना था वी ए माइनस वी बी। तो आप देखिए दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले मैंने पोटेंशियल ऑफ बी निकाला, पहले तो यहाँ मैंने पोटेंशियल ऑफ ए निकाला, तो इसमें ए की वजह से निकाला के 2q/r। फिर उसके बाद बी की वजह से निकाला, तो बी की वजह से के -2q था, तो यहाँ पे माइनस आना आएगा, डिवाइडेड बाई 2r। तो अब इसको जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वी ए सिर्फ इतना आ रहा है, ओके। फिर मैं वी बी निकाल रहा हूँ, बट पोटेंशियल ऑफ बी निकाल रहा हूँ, तो पोटेंशियल ऑफ बी उसके खुद की चार्ज की वजह से, तो उसका खुद के ऊपर जो चार्ज है -2q है, तो ये मैंने लिखा माइनस दिस। फिर उसके बाद ए की वजह से निकालना है, तो वहाँ भी 2q है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज है, और वहाँ भी जो रेडियस आने वाला है वो 2r आने वाला है। तो आप देखिए ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव हैं, कैंसिल हो गए, जीरो हो गए, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ये हो गया। दिस इज द आंसर, ओके, ऑलराइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। जिसका भी आंसर निकलेगा वो प्लीज़ चैट में उसको डाल दे, इससे पता चलेगा कि किसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बढ़ रही है, और ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो ये लेट अस से कि दिस ए बी एंड सी, ओके। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3, ओके। और 3 concentric circles, not circles, cell, 3 concentric or conducting, they are all conducting cells, okay। और आपको मालूम है कि यहीं पे कंडक्टिंग सेल में ही हम लोग अर्थिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। ए के ऊपर चार्ज दिया जा रहा है, ए के ऊपर चार्ज दिया जा रहा है Q,
बी के ऊपर चार्ज दिया जा रहा है 2q एंड सी के ऊपर चार्ज दिया जा रहा है -q। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि दे आर गिवन चार्ज, ए को चार्ज q दे दिया गया, बी को चार्ज 2q दिया गया, सी को चार्ज -q दिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेज ऑन ऑन सी on C on the surface of, on the inner and outer surface of C। मतलब हमें जो रेशियो फाइंड आउट करना है C इनर डिवाइडेड बाय C आउटर, मतलब चार्जेस का C आउटर में जो चार्ज है उसका रेशियो, मतलब वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, और जो C इनर में है वो न्यूमरेटर में आ रहा है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में जितने भी सिचुएशंस होते हैं, इन एवरी सिचुएशन अगर अर्थिंग है तो एक तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, या फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है कि फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, कि मेटालिक कंडक्टर्स हैं तो जैसे Q के ऊपर चार्ज, सॉरी A के ऊपर चार्ज दिया गया है वो +Q दिया गया है। आप देखिए कि इस चार्जेस को हम फॉलो करते हैं, जो भी चार्ज यहाँ पे बताया गया है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ से फील्ड लाइन शुरू होगा, ए से फील्ड लाइन मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है बी के ऊपर, बी के इनर सरफेस पे फिनिश हो जाएगा। फिर उसी तरीके से बी के आउटर सरफेस से शुरू होगा और यहाँ पे फिनिश होने का उसको दिखाएंगे कि वो फिनिश हो रहा है। तो आप देखिए कि ए के ऊपर +Q चार्ज है तो वो तो +Q चार्ज वहाँ पे रहेगा। उसके इनर सरफेस पे, ए के इनर सरफेस पे 0 चार्ज होगा, क्योंकि वो कंडक्टर है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज दिया गया वो उसके आउटर सरफेस पे आएगा। अब क्योंकि ए के आउटर सरफेस पे चार्ज Q है तो बी के इनर सरफेस पे -Q चार्ज जरूर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ कि ए के सरफेस पे आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज Q है, तो चार्ज ऑन inner surface, inner surface of B must be equal to -Q। और ये एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, कल ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वहां से फील्ड लाइंस शुरू हो रहा है तो यहाँ पे उसको फिनिश होने के लिए नेगेटिव चार्जेस चाहिए, तो जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव होता है। ओके, तो अब आप देखिए कि इसको तो ऑलरेडी पहले से 2Q चार्ज दिया गया है, मतलब उसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो +2Q ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि इनर सरफेस पे -Q हो रहा है, इसलिए आउटर सरफेस पे +3Q चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ कि सी के लिए ऑन आउटर सरफेस, ऑन आउटर सरफेस कितना चार्ज होना चाहिए? +3Q होना चाहिए, सो दैट कि उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो +2Q हो जाए। तो अगर देखिए आप इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को, तो वो +2Q हो जाएगा। ओके, अब हम आ रहे हैं यहाँ पे सी के ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए बी के आउटर सरफेस पे +3Q चार्ज है, तो सी के इनर सरफेस पे भी -3Q चार्ज होना चाहिए। लेकिन जबकि इसको टोटल चार्ज जो दिया गया है वो -Q दिया गया है, तो हम कितना चार्ज ऊपर एज्यूम करें कि टोटल चार्ज उसका -Q रहेगा? तो यहाँ पे +2Q होना चाहिए। तो
प्लस टू क्यूब अगर होगा तो जब आप इन दोनों को, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम माइनस क्यू। तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ऑल द सरफेसेस पे फाइंड आउट किया। सबसे इनर सरफेस पे 0, फिर उसके बाद क्यू, फिर उसके बाद माइनस क्यू, फिर उसके बाद 3Q, -3Q, और फाइनली 2Q। तो जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ CI टू सी आउट, तो ये रेशियो आप देखिए, -3Q डिवाइडेड बाई +2Q, सो दिस रेशियो इज इक्वल टू -3/2। ओके, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने लॉग आउट कर लिया हुआ है। दिस इज मतलब एक तरीके से रिडिकुलस है कि आप लोग जाके आराम फरमा रहे हैं। तो जितने भी लोग आराम फरमा रहे हैं, तो इनफैक्ट दे आर चीटिंग देमसेल्व्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड प्रॉब्लम का प्रैक्टिस, कई बच्चों ने उधर सर को बोला भी था कि प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं कराया जा रहा है, प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं कराया जा रहा है। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम, तो आपको लग रहा है कि शायद सारे प्रॉब्लम्स आपको आते होंगे। ऐसा है नहीं, बहुत माइनर माइनर मिस्टेक से भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं। और आई होप कि आप लोग अपने पेरेंट्स को तो बता रहे होंगे कि ट्रू, मतलब कि आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं फिर भी झूठ नहीं बोल रहे होंगे। ओके, तो लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल का लेते हैं, जिसमें फिर से अर्थिंग करने वाली बात होती है। उसके बाद हम लोग अपना प्रॉब्लम का टाइप चेंज करने जा रहे हैं। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पेज एंड प्रॉब्लम 4 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी दो कंसेंट्रिक स्फेयर्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, एक छोटा एक बड़ा। और इसमें मैं एक को अर्थिंग कर दूंगा, जैसे ये बाहर वाले को मैं अर्थिंग कर देता हूँ ऐसे। तो देखिए, अभी तक मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि जितने भी इस तरीके से शेल वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको दो ही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर यूज होता है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि अभी किसी ने चैट में पूछा था कि सर व्हाट इज द रेडियस, इस प्रीवियस प्रॉब्लम में रेडियस के बारे में बात हुई थी, पूछ रहा था कोई। तो रेडियस नहीं है तो दैट मीन्स कि वहाँ पोटेंशियल वाला क्वेश्चन वहाँ पे है नहीं। इसका मतलब जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है वहाँ पे। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो मैं ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि A is given, A is given a charge plus Q। A मतलब इनर, B मतलब आउटर। B is earthed, B is earthed। क्वेश्चन है, find the find the charge on outer surface of B। This is the question. This is, I'm telling you, this is radius R. This is radius 2R. Okay. So can anyone try and find the answer? बड़ा सिंपल है। A is given a charge plus Q, B is earthed,
फाइंड चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ बी। देखिए यहाँ पे एक तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, मतलब फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जब ये सिचुएशन फाइनल हो गया, मतलब इसको आपने क्यू चार्ज दे दिया, ये प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इसको अर्थिंग कर दिया, तो हम ये एज्यूम करने जा रहे हैं कि यहाँ पे कोई क्यू डैश चार्ज है, ओके, आउटर सरफेस पे। और इनर सरफेस के बारे में तो वी मस्ट बी वेरी क्लियर कि इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, वो कोई उसमें अभी तक डाउट नहीं होना चाहिए। वहां पे तो माइनस क्यू चार्ज होना ही है, मतलब क्योंकि इनर स्फेयर के को हम लोगों ने पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया हुआ है, तो आउटर के इनर सरफेस पे टोटल चार्ज जो होना चाहिए वह नेगेटिव क्यू तो होना ही चाहिए, सो दैट कि वहाँ से फील्ड लाइंस जो स्टार्ट होगा तो वो फील्ड लाइन यहाँ पे फिनिश होगा। तो जितने चार्जेज से स्टार्ट हो रहा है ठीक उतने ही चार्जेस पे वो फिनिश होगा, दिस इज द रूल। -1 +1 कूलम से फील्ड लाइंस चल रहा है तो वो -1 कूलम के ऊपर ही फिनिश होगा। यहाँ पे छोटा रेडियस है तो वहाँ पे वो इंटेंसिव होगा, और यहाँ पे बड़ा रेडियस है तो वो फैला होगा। हम लोग जानते हैं कि वो रेडियली आउटवर्ड लाइंस होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बी के इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन बी का पोटेंशियल जो है वो जीरो भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने कुछ एज्यूम कर लिया कि इसके आउटर सरफेस के ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो चार्ज कितना है, दैट इज क्यू डैश। अब हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं, बी का पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। बी का पोटेंशियल जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल पुट इट इक्वल टू जीरो, तो उससे हमें क्यू डैश का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहा हूं मैं पोटेंशियल ऑफ बी, वी बी। तो अब आप देखिए पोटेंशियल ऑफ बी जो हम लिखेंगे 3 चार्जेस की वजह से लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट। क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय उसका रेडियस आर, ओके। उसके बाद अब यहाँ वापस आ जाते हैं, माइनस क्यू की वजह से उसका चार्ज उसका पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r। और हमने जो ये एज्यूम करा हुआ है उसकी वजह से कितना होगा, के क्यू डैश बाई 2r। एंड ये पोटेंशियल जो भी आ रहा है दिस इज इक्वल टू, इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि के क्यू बाई 2r प्लस के क्यू डैश बाई 2r इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू डैश, ओके। सो दैट कि इट्स पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। किसने किसने आंसर भेजा है, q/2 माइनस क्यू सही है, ओके। तो अब हम लोग प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा टाइप चेंज करने जा रहे हैं और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं। और पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से कुछ मैं प्रॉब्लम्स लेना चाह रहा हूँ। तो लेट मी शेयर अ न्यू पेज। मैं न्यू पेज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, एंड आई होप कि यू कैन सी। तो जैसे कि मैंने बोला कि पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ जैसे कि ये है, ओके, यहाँ पे दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो बच्चे नहीं जानते हैं कॉन्सेप्ट तो उनसे होता नहीं है। आई होप कि यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप देख सकते हैं
कैन यू सी दैट? चैट में जवाब दीजिए, कैन यू सी द क्वेश्चन? ओके, फाइन। तो देखिए क्वेश्चन है, इन विच रीजियन मैग्नीट्यूड ऑफ x component of electric field is maximum if potential vs x graph is shown। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड जो होता है उस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे, और उसमें पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट जो है इसको एक्स ही बोल देते हैं, वी एक्स बोल देते हैं इसको। तो पोटेंशियल, अब मालूम है आपको कि E जो होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स होगा, क्योंकि ई एक्स कंपोनेंट की बात कर रहा है, तो ई एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ग्राफ तो यही है, यही ग्राफ है, ये पहले पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर इंक्लाइंड हो रहा है, फिर उसके बाद इंक्लाइंड डिक्लाइन हो रहा है, फिर पैरेलल हो रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। तो इसका जवाब क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वहीं पे होगा वेयर वेयर द स्लोप इज मैक्सिमम, वेयर द स्लोप इज मैक्सिमम। आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि जो स्लोप, ये dv बाई डी एक्स जो है वो स्लोप ही तो है, स्लोप है। तो अब देखिए यहाँ पे तो स्लोप 0 है, यहाँ ये जो पॉइंट सेक्शन 2 बनाया गया है, कोई भी देख के बता सकता है कि वहां पे जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, बहुत शार्प राइज हो रहा है। तो किसी ने आंसर भी दिया है कि आंसर इज 2, तो ऑब्वियसली इसमें आंसर ये बी हो जाएगा। ऑलराइट, तो बी आंसर है। फिर अगर मैं इसी तरीके से एक और पोटेंशियल का कुछ क्वेश्चन शायद मैंने लिया था, हाँ यस, ये मैंने एक और पोटेंशियल का क्वेश्चन लिया था कि यहाँ पे देखिए कि V इज इक्वल टू the variation of potential with distance r from a fixed point is shown in figure. The electric field at r is equal to 3 cm and r is equal to 5 cm r। तो देखते हैं आप में से कोई फटाफट आंसर दे दे, क्योंकि ग्राफ को रीड करने आ रहा है। बहुत सारे लोग, एक बच्चे ने अभी तुरंत करेक्ट आंसर दिया था, तो कोई और करेक्ट आंसर दे दे। ये क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर देना है, और सही आंसर देने वाले को एक टॉफी भेजा जाएगा और वो कुरियर से भेजा जाएगा। ओके ओके, तो r इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 5 cm पे देखना है। तो मतलब r इज इक्वल टू 3 तो ये है, r इज इक्वल टू 5 ये है, और पोटेंशियल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस डी वी बाई डी आर होता है। तो जो 3 है, पॉइंट नंबर 3 है, वहाँ पे तो 0 है, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो स्लोप है वो 0 है। फिर अब देखें पॉइंट नंबर 5 पे, अगर देखें पॉइंट नंबर 5 पे स्लोप नेगेटिव है, तो ई का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। तो देखते हैं कि स्लोप, किसी ने जवाब भेजा है अभी कि 2 at 5, सही जवाब लग रहा है ये 2 at 5। तो मतलब 3 पे 0 है और r इज इक्वल टू 5 पे उसका वैल्यू जो है वो 5 है। ओके, प्लस, सॉरी, ये 2 हो रहा है, -2 क्यों नहीं हो रहा है? वो -2 क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव है, उसके पहले एक और नेगेटिव साइन लगेगा, तो फिर उस केस में वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ 0,2 वोल्ट/cm, जो भी यूनिट है उसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम क्वेश्चन का थोड़ा सा और वेरिएशन कर रहे हैं, और थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में आ रहे हैं, जैसे कि फोर्स वगैरह वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आ रहे हैं हम लोग, जिसमें कूलम्स लॉ,
मैकेनिक्स के कुछ लॉज इन्वॉल्व होते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू दिस प्रॉब्लम नंबर 1 पे आ गए हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। और स्प्रिंग का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके ऊपर ये जो मास है इसके ऊपर चार्ज दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m having charge q is hinged by a spring of a spring constant k in a vertical electrostatic field E. The spring extension in the equilibrium will be। तो यहाँ पे हम लोग अगर इक्विलिब्रियम का उसका फिगर बना दें कि ये इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, तो ओबियसली उसमें स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन रहेगा x। तो अगर इस स्प्रिंग अगर हम इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो आप देखिए नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो लगेगा mg। ओके। और आप इसके ऊपर जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा वो एक तो लग रहा है k इंटू एक्स, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उधर ही फोर्स लगता है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अगर क्यू यहाँ पे रखा हुआ है और इसके फील्ड आपको मालूम है कि रेडियली आउटवर्ड होगा, तो जैसे ही यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स भी जो लगता है वो बिल्कुल फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो इस ब्लॉक के ऊपर एक चार्ज स्मॉल क्यू भी रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है और उस दूसरे फोर्स का जो वैल्यू हम लिखेंगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू Q इंटू ई, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। और ये इक्विलिब्रियम में बताया जा रहा है, इसको बताया जा रहा है कि दिस स्प्रिंग मास सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो जब ये इक्विलिब्रियम में है तो के एक्स प्लस ई इंटू ई, नहीं इसको Q लिखा गया है तो लिखेंगे Q इंटू ई। ये फोर्स दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं और नीचे mg है, तो दोनों दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। तो अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो x जो होगा उसका वैल्यू आएगा mg माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई k। तो ये मीडियम ग्रेड का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली नीट में पहले कई बार आया हुआ है। IIEEE का जब होता तो उस टाइम आया हुआ था। एडवांस्ड में ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले 70s में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कोई मतलब आज की डेट में डिफिकल्ट ट्रीट नहीं होता है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, मीडियम ग्रेड का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन एक और हम देखते हैं यहाँ पे कि स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is suspended by an insulated thread in front of a very large sheet of charge density sigma. The angle made by the thread with the vertical in equilibrium is okay। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक लार्ज चार्ज शीट दिया गया है। तो चार्ज शीट के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू आपको अब याद होना चाहिए। चार्ज शीट के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने 2-3 दिन पहले डिराइव किया था इस एक्सप्रेशन को गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब इसी फिगर को देखते हैं। तो ये तो सिचुएशन जो इनिशियल है जब ये चार्ज शीट नहीं होगा तब की बात है। अब आप देखिए कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो आपका थ्रेड से जो ये पेंडुलम लटक रहा है वो उसका अगर मैं वहीं पे फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये इस तरीके से एक एंगल बना के वहां पे ये एक एंगल बना के हैंग हो रहा होगा ऐसे। ओके। ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स, उसके ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। और ये जो थ्रेड है उसमें टेंशन डेवलप होगा डेफिनेटली, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ लगेगा हमेशा, वो लगेगा mg।
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल मेड बाय द थ्रेड विद अ वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम, ये वाला एंगल, ये एंगल पता करना है मुझे। तो उसको अब कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं मैं? उसके लिए मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस चेक करूंगा इसका, और ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया तो आपको मालूम है कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। वो जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हो गया। अब इस टेंशन को अगर मैं रिजॉल्व करूं, इसका कंपोनेंट्स निकालूं, तो आप देखिए इधर की तरफ आएगा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और उसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि होगा टी साइन थीटा। ओके, और आप जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो क्यू ई का जो वैल्यू है वो भी लिखा जा सकता है, ई का वैल्यू यहां से लिखा जा सकता है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख दूं कि जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड क्वेश्चन से बराबर होगा। वर्टिकली डाउनवर्ड जो फोर्स है ये दोनों एक दूसरे को बराबर करेंगे, तो इस तरीके से देखिए मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखा जाएगा कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ई की जगह पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, जस्ट ये सिंपल इक्वेशन लिखना था। और अब क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को से हम t को एलिमिनेट कर सकते हैं। t को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? इक्वेशन नीचे वाले को 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ये 2 है। इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को जब आप इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो LHS में आपको मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट mg, ये आपको मिल रहा है। तो एंगल का जो आंसर होगा वो क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये जो भी वैल्यू है उसी का लिख देना है। दैट्स द आंसर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर है। ओके, तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस क्वेश्चन। देखिए क्या है कि आप लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग अच्छे स्टूडेंट होंगे, टेस्ट वगैरह में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा होगा आपका, बहुत सारे लोग एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, और कुछ लोग हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होंगे। तो परफॉर्मेंस को उठाने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होता है जब आप थियोरी को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि थियोरी जो है वो एक जनरल प्रॉब्लम होता है, और जो प्रॉब्लम जो होता है वो स्पेसिफिक थ्योरी होता है। तो एज सच मतलब दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। हाँ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस जरूर करने की जरूरत होती है। तो और वो आपके लेवल पे होना चाहिए। टीचर कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं, लेकिन टीचर के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से किसी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ओके, चलिए, लेकिन हम लोग फिर भी करते रहेंगे। अभी कल भी मैं कुछ काफ़ी डिफिकल्ट, बिल्कुल IIT एडवांस लेवल के मैं 4-5 क्वेश्चंस लूंगा कल। आज फिर मैं एक आध और क्वेश्चन देखता हूं कि जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका बेस्ट है किसके ऊपर बेस्ट है? दिस पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट चार्ज P टू पॉइंट P टू पॉइंट S। तो पॉइंट P देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, और वो पॉइंट वहां से पॉइंट S तक मूव करके आ रहा है। तो P से चला, इसका एक पाथ शो किया गया है। देखिए ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। A point charge Q moves from point P to point S along the path, ये path दिखाया गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज टेकन एज कांस्टेंट, तो उसमें वर्क डन निकालना बहुत सिंपल होता है, नो इंटीग्रेशन इज रिक्वायर्ड। सो पैरेलल टू, और ई का डायरेक्शन भी दिया हुआ है, बिल्कुल एक्स के पैरेलल है। So the coordinate of the points PQ, RS are given. The work done by field in the above process is given by.
तो ये कितना सिंपल मतलब क्वेश्चन हो जाएगा कि एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ना, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसमें उसका प्रॉपर्टी मैंने लिखाया था, 6-7 प्रॉपर्टीज लिखाया था। वो हर एक प्रॉपर्टी जो है आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली है वो ये होने वाली है कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन ओनली फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो ये कॉन्सेप्ट जिसको याद है, जिसने ये समझा है, तो उसमें अब हमें क्या करना है, हमें चुपचाप ये लाइन को मिला देना है। और ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो आर होने वाला है, आर डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन 0 0 है और माइनस इनिशियल पोजीशन ए बी एंड 0 है, ऐसा है। तो ये जो आर आर को अगर आप वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, उसको अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, या फोर्स डायरेक्टली अगर मैं फोर्स की बात करूं, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला है, तो फोर्स वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ये चार्ज जो है वो क्यू है, चार्ज जो है वो क्यू है, तो क्यू ई आई कैप, दिस इज द टू, दे आर द टू वेक्टर्स जिनको यूज करके हमें वैल्यू निकालना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सब कांस्टेंट है, मतलब फोर्स इज कांस्टेंट, तो W विल बी इक्वल टू F डॉट आर वेक्टर। तो उसका आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यू नो दैट आंसर विल बी इक्वल टू माइनस क्यू ए ई, दिस इज द आंसर। तो प्रॉपर्टी जो यूज हो रहा है ये सब याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ओके। फिर ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक। हालांकि ये स्फेयर पे है और स्फेयर पे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्फेरिकल रीजियन कैरीज ए यूनिफॉर्म चार्ज। तो ये सब्जेक्टिव है, अब इसको मैं कल करूँगा, ये थोड़ा सा लेंदी है, इट विल टेक 15 मिनट्स टू डू। अच्छा, ये वैसे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे पैकेजेस में इसको एज एज थ्योरी दिया हुआ है, इसका डेरिवेशन दिया हुआ है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। IIT एडवांस में इसमें तो 40 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो एटलीस्ट मतलब 6-7 टाइम्स इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब बहुत सारे पैकेजेस में इसको एज थ्योरी डिस्कस किया गया। वैसे यहाँ पे एक एज ए प्रॉब्लम दिया गया है, तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में थोड़ा इसको टाइम लगेगा और उसके बाद फिर हम इसको याद करके रख सकते हैं। तो एक बार समझ के फिर उसके बाद फाइनली याद करके रख सकते हैं कि आगे से उसका हम कैसे यूज करने वाले हैं, ओके। तो लेट्स, अभी थोड़ा टाइम है हम लोगों के पास, तो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चार्ज Q इज केप्ट ऑन ए स्फेरिकल शेल A ऑफ रेडियस R। तो एक स्फेरिकल सेल मैंने बना दिया यहाँ पे। Q इज केप्ट ऑन ए स्फेरिकल सेल B ऑफ रेडियस R इनसाइड। तो मैं थोड़ा सा इसको A को लार्ज साइज का बना दूं। दिस इज A, और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है, गिवन है। और इसके अंदर एक और सेल है जो हाफ द रेडियस, ये स्मॉल r का रेडियस है उसका, ओके। तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। Q इज केप्ट ऑन ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पे चार्ज Q रखा है, एंड a charge small q is kept on a spherical shell B of radius r inside the cell। यहाँ पे स्मॉल q चार्ज दे दिया गया है, ये
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर सेल इज, तो कोई भी निकाल सकता है इसमें तो। अब मतलब आई थिंक कि हमने 5 से कल से लेकर आज तक 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने किया ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। ये आपका बी है, ये आउटर स्फीयर जो है ए है। तो हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस? सिंपली इसमें पहले हम वी ए निकालेंगे। पहले आउटर को बोल रहा है तो पहले आउटर का वी ए निकालेंगे। तो वी ए दोनों की वजह से होगा। तो वी ए पहले मैं लिख रहा हूं उसके खुद की चार्ज की वजह से के क्यू डिवाइडेड बाय उसका रेडियस आर। ओके, उसके बाद बी का पोटेंशियल इनर स्फीयर की वजह से भी होगा, तो दैट इज इक्वल टू के क्यू अगेन डिवाइडेड बाय आर। तो यही तो इसमें चेंजेस होता है कि आप देखिए कि कि ये रेडियस दोनों में हमने आर लिया। वी बी निकालने जा रहे हैं, वी बी कितना हो जाएगा, वो भी दोनों की वजह से होगा। तो पहले उसके खुद की चार्ज की वजह से लिख रहा हूं मैं, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर। और फिर जो बाहरी वाला एक्सटर्नल स्फीयर है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से मैं लिखने जा रहा हूँ के क्यू, उसमें रेडियस कैपिटल आर। तो ये आपका यहाँ 1 है, ये 2 है। हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए माइनस वी बी निकालना है। ओके, तो आप देखिए जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप देखिए ये और ये तो सब्ट्रैक्ट हो गए, ये दोनों बच रहे हैं। तो ऑब्वियसली के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर, दिस इज द आंसर। तो देखिए मतलब आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, पैकेज है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो आप उसका पहले तो खूब ट्राई कर लीजिए, अगर उसमें सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्यूशन भी देख लीजिए। अगर इसके बावजूद भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो देन यू सेंड मी द क्वेश्चन, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर ज़रूरी हुआ तो कॉमन सबके साथ डिस्कस करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं इंडिविजुअली जिसका क्वेश्चन है उसको वीडियो बना के भेज दूंगा उसका। कई बच्चों ने मेरे को प्रॉब्लम्स भेजा है जिसका कि मैंने सॉल्यूशन बना के उनको भेजा है। तो कल का जो शेड्यूल रहेगा, कल 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 क्लास शायद नहीं होगा, देखते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगा, नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल ये है। नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल सबसे पहले तो मैं ये डिराइव करूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आप इसको प्रॉब्लम बोलिए या थ्योरी बोलिए, दिस इज अप टू यू। फॉर मी इट इज़ बोथ थ्योरी एज वेल एज प्रॉब्लम। सो इसको मैं डिराइव करूंगा और मैं इसको काफ़ी मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप गच्चा खा जाएंगे, मतलब आपको मतलब यू विल बी डिस डिस आई मीन चीटेड बाय द क्वेश्चन एग्जामिनर, कैसे आपको चीट कर सकता है, कैसे आपको वो मतलब बेवकूफ़ बना सकता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये बहुत ही डीपर कॉन्सेप्ट है, ये इजी कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो ये हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने देखना है कि 4-5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन मैं वो वाले सेलेक्ट करने वाला हूँ जिसमें रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, ग्रेविटेशन का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, कूलम्स लॉ भी इन्वॉल्व होता है, फिर उसमें मतलब न्यूटन्स लॉ का जो फोर्स होता है, फोर्स लॉ जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से मैं करूँगा। मे बी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास भी कंटिन्यू होगा तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आई विल डू एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन ऑफ डिफ़िकल्ट लेवल। ओके, तो फिलहाल आज तो स्टॉप होगा। और अभी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए उसमें